दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 47 पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर प्रैक्टिस सेट काफी यहाँ से आपको लाजवाब मिलता है। बहुत शानदार प्रश्नों का श्रृंखला यहाँ से आपको मिलता है। तो आइए लास्ट वीडियो को देखें और उसके बाद फिर हम अपना मूल्यांकन खुद करके और बताएं कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आगरा में है, या नई दिल्ली में है, या जयपुर में है, या फिर मथुरा में है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, आगरा में। ठीक है ना। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहां मिलता है? ध्वनि शब्द का प्राचीनतम प्रयोग कहां मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, या फिर ऋग्वेद में? तो आपको यह बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको यह बताना है। क्रोध, मोह, विनय, या फिर त्याग? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्रोध, मोह, विनय या त्याग? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विनय। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रार्थना, वंदना, प्रस्तावना या मजा? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? प्रश्नों को आप सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। बहुत शानदार प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मजा। मजा पुल्लिंग शब्द है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में अरबी भाषा के शब्द को अलग कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, कमीना, किशमिश, गवाह या कसूर? कौन सा शब्द यह अरबी भाषा का है, आपको यह बताना है। ठीक है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, कसूर। प्रश्न नंबर 5 हो गया। 6 देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण है? कौन सा वर्ण सघोष भी है और महाप्राण भी है? श, या ह, या ल, या फिर ब? कौन सा वर्ण सघोष भी है और महाप्राण भी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ह। प्रश्न नंबर 7, प्रथम राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? प्रथम राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1963 में, या 1976 में, या 1987 में, या फिर 1965 में? प्रथम राजभाषा अधिनियम आपको यह बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1963 में। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8, द्वितीय राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? अब आपको ये बताना है कि द्वितीय राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? 1963 में, 1976 में, 1982 में, या फिर 1962 में? कब लागू हुआ आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, 1976 में। प्रश्न नंबर 9, लॉर्ड वेलेजली प्रेस की स्वतंत्रता को कब समाप्त किया? लॉर्ड वेलेजली प्रेस की स्वतंत्रता को कब समाप्त किया? आपको यह बताना है। 1998 में, सॉरी 1798 में, 1799 में, 1795 में, या फिर 1792 में? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किया। प्रश्न नंबर 11, कुंतक ने काव्य का प्रयोजन कितने प्रकार का माना है? यानी काव्य प्रयोजन कितने प्रकार का कुंतक ने माना है? आपको ये बताना है। 3 प्रकार का, या 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का, या फिर 8 प्रकार का? कितने प्रकार का माना है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 3 प्रकार का माना है। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहां से नहीं जुड़ पाते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे केवल ज्ञान कोश एजुकेशन सर्च करेंगे तो ये लोगो जो कॉर्नर पे दिया हुआ है राइट साइड में, ये लोगो आपको दिखेगा और वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। जितना भी पीडीएफ यहाँ मैं तैयार करता हूँ सब टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। या बहुत सारे वीडियोस के लिंक या और भी बहुत सारे कंटेंट वहां हैं, आप उसको ज्वाइन करके पूरा बढ़िया से आप पढ़ाई कर सकते हैं।
कई हजार प्रश्नों का श्रृंखला आपको फ्री में मिल जा रहा है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, और साथ में वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11, शांत रस का प्रतिपादन किसने किया? शांत रस का प्रतिपादन किसने किया आपको ये बताना है। विश्वनाथ ने, या उद्भट ने, या रुद्रट ने, या फिर कुंतक ने, किसने किया शांत रस का प्रतिपादन? बहुत शानदार प्रश्न है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, उद्भट ने किया है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 12, किस आचार्य ने आश्चर्य रस को प्रमुख रस माना है? बहुत शानदार प्रश्न है काव्य शास्त्र का। किस आचार्य ने आश्चर्य रस को प्रमुख रस माना है, ठीक है ना। आइए उत्तर हम लोग देखते हैं। भवभूत, भोज, नारायण पंडित, या फिर अभिनव गुप्त, ठीक है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, नारायण पंडित। आगे चलिए, किस आचार्य ने शांत रस को प्रमुख रस माना है? किस आचार्य ने शांत रस को प्रमुख रस माना है? भवभूत, भोज, नारायण पंडित, या फिर अभिनव गुप्त। यह भी प्रश्न बहुत ही शानदार है और काफी सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, अभिनव गुप्त ने शांत रस को प्रमुख रस माना है। प्रश्न नंबर 14, हास्य रस के कितने भेद होते हैं? अब हास्य रस के भेद आपको बताना है। हास्य रस के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद, 7 भेद, 6 भेद, या फिर 5 भेद। हास्य रस के कुल कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, 6 भेद होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, भट्टनायक ने काव्य की कितनी क्रियाएं मानी है? भट्टनायक ने काव्य की कितनी क्रियाएं मानी हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। 2 क्रियाएं, या 3 क्रियाएं, या 4 क्रियाएं, या फिर 5 क्रियाएं? कितनी क्रियाएं माननी है, ठीक है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 क्रियाएं मानी है, यानी कि बी। प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा है? किसने कहा है? भट्टनायक ने कहा है, भट्टलोलट ने कहा है, अभिनव गुप्त ने कहा है, या फिर कुंतक ने कहा है? रस को ब्रह्मानंद सहोदर, ये बार बार पूछा भी जाता है और इस प्रश्न को आपके दिमाग में होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये है भट्ट नायक, यानी कि ए। आइए प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है? आपको ये बताना है रात में हारमोनियम किस विधा की रचना है। नाटक है, या फिर कहानी है, या कविता है, या फिर उपन्यास है? क्या है? रात में हारमोनियम, ठीक है ना। आपका सही उत्तर हो जाएगा कविता है, यानी कि सी। प्रश्न नंबर 18, अवधि का अवधान किसकी भाषा को कहा जाता है? अवधि का अवधान किसकी भाषा को कहा जाता है? जायसी की भाषा को, या कुतबन की भाषा को, या तुलसीदास की भाषा को, या फिर केशवदास की भाषा को? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, जायसी की भाषा को। दोस्तों इसी तरह शानदार प्रश्नों का श्रृंखला आपको निरंतर मिलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कम से कम 300 से ज्यादा वीडियो आपके इस प्यारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा। आप वहां से शानदार तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो सारी वीडियोस का लिंक भी मैं वहां दे देता हूं, वहां से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। वहां सारे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये जो 2022 का एग्जाम, जो अभी डेट तो घोषित नहीं हुआ है लेकिन संभावित है कि जल्दी होगा। हमको लग रहा है कि जुलाई अगस्त तक हो जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। तो तैयारी आप पुख्ता हमेशा बनाए रखिए। ये नहीं कि डेट घोषित होने के बाद पढ़ाई करनी है, पढ़ाई अभी से करनी है, जो भी समय आपके पास मिला हुआ है। यदि आप टीचिंग जॉब में रहे होंगे तब तो आप फ्री हो गए होंगे, कल से लगभग सब लोग फ्री हो गए होंगे। अब आपके पास 1 डेढ़ महीने का समय मिलेगा बढ़िया से, स्कूल खुलने के पहले बढ़िया से आप तैयारी करते चलें, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर लें। और यहां से कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं, इसी तरह प्रैक्टिस सेट और पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सारे वीडियोस कोर्स के हिसाब से अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किस सूफी कवि ने वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा किया है? किस सूफी कवि ने वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा किया है? कासिम शाह ने, शेख नबी ने,
उत्बन ने या फिर उस्मान ने? किसने वेद मार्ग का खुलकर प्रशंसा किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेख नबी ने। प्रश्न नंबर 20, किस सूफी रचना में नायिका नायक को खोजने जाती है? क्योंकि सूफी रचना ऐसा होता है कि नायक नायिका को खोजने जाता है, लेकिन एक विशिष्ट ये सूफी रचना है जो नायिका नायक को खोजने जाती है। मधुमालती है, या मृगावती है, या ज्ञानदीप है, या फिर चंदायन है? क्या है? आपको ये बताना है कि नायिका नायक को खोजने जाती है किस रचना में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानदीप यानी कि सी। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 21, रामचरितमानस में कौन सा कांड सबसे बड़ा कांड है? अयोध्या कांड, या बाल कांड, या किष्किंधा कांड, या फिर उत्तर कांड? रामचरितमानस में कौन सा कांड सबसे बड़ा है, आपको यह बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, बाल कांड। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं, तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है, आपको यह बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या लाला भगवान दीन ने कहा है, या बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर उदयभान सिंह ने कहा है? किसने कहा है रूपकों का बादशाह? आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, बच्चन सिंह ने कहा है। आइए हम लोग 23 देखते हैं, सूरसागर में कुल कितने अध्याय हैं? सूरसागर में कुल कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं, या 12 अध्याय हैं, या फिर 13 अध्याय हैं, या फिर 15 अध्याय हैं? सूरसागर में कुल कितने अध्याय हैं, आपको यह बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 अध्याय हैं, यानी कि ए। आइए प्रश्न नंबर 24 हम लोग देखते हैं, सूर सरावली में कुल कितने छंद हैं, आपको ये बताना है। सूर सरावली में कुल कितने छंद हैं, आपको ये बताना है। 1107, या 1106, या 1108, या फिर 1109? सूर सरावली में कुल कितने छंद हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 1106 छंद हैं। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? सूरदास किस शासक के समकालीन थे? बाबर के, या हुमायूं के, या शाहजहां के, या फिर शेरशाह सूरी के? किस शासक के समकालीन थे, आपको यह बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, बाबर के समकालीन थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।